अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर इंग्लिश के हवाले से है और आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के नाम से। रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन आज डिस्कस करेंगे इसको। फर्स्ट ईयर इंग्लिश का चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल से मतलब मेरी नहीं, बल्कि माई स्ट्रगल, जो कि हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। जिन्होंने लेसन लिखा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे। चैप्टर का असल नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है सिंटैक्स बुक बोर्ड कराची के अंदर। तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन चैप्टर का नाम है, रिटन बाय बुकर टी वॉशिंगटन, जो कि इसके ऑथर है। और मजे की बात ये है, ये कहानी भी इनकी लिखी हुई है और इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है और ये पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। और देखिए, नाम से ही जाहिर है, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी अपनी तालीम के लिए, अपने तालीम के हुसूल के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए अब बुकर टी वॉशिंगटन किन किन तकलीफ़ों से गुजरे, किस किस मामले से गुजरे। तो इनका पूरा एक बायोडेटा, पूरी हिस्ट्री है इस चैप्टर के अंदर कि बुकर टी ने अपनी तालीम हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, किस तरह अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया। अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं हम आपको कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है। अच्छा, हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको चंद एक बातें बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर तीन प्लेसेस का जिक्र किया गया है। एक वर्जीनिया का जिक्र किया गया है, एक रिचमॉन्ड का जिक्र किया गया है और एक हैम्पटन का जिक्र किया गया है। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि वर्जीनिया बेसिकली क्या है। वर्जीनिया ऑफिशियली द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया का ऑफिशियल नाम क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया। और ये बेसिकली क्या है, इज अ स्टेट इन द मिड अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका के मिड अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न रीजन के दरमियान में ये एक स्टेट है, जो कि अमेरिका की एक रियासत है जिसका नाम है वर्जीनिया। तो ये एक हमारा मेन मुद्दा है वर्जीनिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस लोकेशन की बात की गई है, इस प्लेस की बात की गई है। अच्छा, जब वर्जीनिया की बात करें तो वर्जीनिया तो स्टेट हो गई अमेरिका की, जैसे हमारे यहाँ सूबे होते हैं इस तरह अमेरिका में स्टेट्स होती हैं। तो अमेरिका की स्टेट हो गई वर्जीनिया। अच्छा, वर्जीनिया के अंदर एक शहर लाया करता है जिसका नाम है रिचमॉन्ड। रिचमॉन्ड बेसिकली क्या है, इज द कैपिटल सिटी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की जो रियासत है कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, उसका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है रिचमॉन्ड। रिचमॉन्ड का भी जिक्र आएगा इस चैप्टर के अंदर। और एक और नाम है हैम्पटन। हैम्पटन इज एन इंडिपेंडेंट सिटी इन वर्जीनिया। वर्जीनिया का एक शहर है, खुद मुख्तार शहर है, ठीक है ना, और इसको हैम्पटन कहा गया। ये भी यूएस के अंदर है, यूएस की रियासत वर्जीनिया। वर्जीनिया का एक सिटी है जिसका नाम है हैम्पटन। इन तीनों जगहों की काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन आई है इस चैप्टर के अंदर, तो वही डिस्कस करेंगे आपसे। अच्छा, अब हम सबसे पहले डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बुकर टी वॉशिंगटन, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, जिनकी ये असल में कहानी भी है। यानी ये पूरा चैप्टर जो है बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में है। और मजे की बात ये है, ये कहानी भी बुकर टी की है और लिखी भी उन्होंने अपनी ज़बानी है। और इन्होंने अपने पैदा होने से लेके अपने तालीमी पूरे करियर और ज़िंदगी की जो जो अचीवमेंट हासिल करी, उस पूरे सिनेरियो को इन्होंने डिस्कस किया अपने इस चैप्टर के अंदर। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कहा जा रहा है कि इन 1856, यानी 1856 में जो बात कर रहे हैं, वॉशिंगटन वॉज बोर्न इनटू स्लेवरी। अच्छा, वॉशिंगटन से मुराद ये कोई अमेरिका का शहर या वो कैपिटल जो उनका, वो कहते हैं ना कैपिटल ही शायद वॉशिंगटन डीसी है, वो नहीं है। वॉशिंगटन नाम है इस बंदे का। किस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम है वॉशिंगटन, यानी इसका पूरा नाम है बुकर टी वॉशिंगटन। अच्छा, नाम के अंदर भी ये जो वॉशिंगटन का वर्ड है, जो टी का वर्ड है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इसके बड़े पॉइंट्स हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। तो ये नाम है बुकर टी और वॉशिंगटन, इन सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कि ये बुकर से क्या सेंस है, टी से क्या सेंस है और ये वॉशिंगटन से क्या सेंस है। ठीक है जी, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, 1856 के अंदर वॉशिंगटन साहब पैदा हुए थे इनटू स्लेवरी। ये बड़ी अहम बात, यानी कि अब देखें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताएं। इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि जिस तरह अमेरिका के अंदर हमेशा से ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान डिस्प्यूट रहा है, नफरतें रही हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, तो वही सारी जो डिस्प्यूट जो है उसका एक पस मंज़र जो है वो आपको इस कहानी में भी नज़र आएगा। जैसे कि वॉशिंगटन
वो शायद वो हजारों लाखों बच्चों में से एक चाइल्ड थे जो कि स्लेवरी में पैदा हुए। स्लेवरी से मुराद गुलामी में पैदा हुए, यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे, जो इनकी मदर और इनके जो फादर थे, वो दोनों ही कैद में थे। यानी कि आपने अगर थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी हो तो अमेरिका के अंदर भी जो पुरानी रियासतें थी इनकी, उसके अंदर भी जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि इम्तियाजी सलूक किया जाता था और बड़ा इनको जुल्म सितम में रखा गया, गुलामी में रखा गया और बैकवर्ड रखा गया। तो जो वॉशिंगटन थे, इनकी जो मदर और फादर थे ये भी कैद में हुआ करते थे, यानी कैद में थे, ये वर्जीनिया के अंदर कैद में थे। और उसी दौरान, क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है ना, और फिर इनके ऊपर जवाल आया था, इनकी कौम के ऊपर, ब्लैक लोगों के ऊपर, उनको फिर कैदी बना दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन के जो पेरेंट्स थे वो भी जेल में थे और यानी कैद में थे, स्लेवरी में, गुलामी में थे। और वॉशिंगटन की जो बर्थ हुई थी, जो वो पैदा हुए थे, वो भी गुलामी में पैदा हुए थे, ठीक है जी। यानी गुलामी भी कैसी वाली, नौकरों वाली गुलामी नहीं, यानी बाकायदा तौर पर उनको गुलाम बनाया गया था, जबरन गुलाम बनाया गया था, कैद किया गया था, सही है। और फिर लिखा हुआ है इन वर्जीनिया एज द सन ऑफ जेन, यानी इनकी मदर का नेम क्या था, वो जेन नाम था, इनकी वालदा का जैनी जिसे आप कह लें, ठीक है ना। एन अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव, और ये कौन थी, ये अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिकन कहा जाता है गोरों को और जो ब्लैक लोग हैं वहां के उनको कंसीडर किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। तो कहा जाता है कि वो स्लेव के तौर पर जो है वो वहां पर गुलाम थी। तो लिखा हुआ है ही नेवर न्यू द डे। अच्छा, अब वॉशिंगटन के बारे में लिखा जा रहा है कि वॉशिंगटन ही नेवर न्यू द डे, उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उन्हें अपने पैदा होने का मंथ नहीं पता, एंड ईयर ऑफ हिज बर्थ, यानी उन्हें अपने पैदा होने का साल भी नहीं पता। नॉर डिड ही एवर नो हिज फादर, यानी कि यूं समझ लें कि जब वॉशिंगटन डीसी पैदा हुए थे तो कहा यह जाता है कि चूंकि जाहिर सी बात है गुलामी में थे, तो इनके पैदा होने से पहले इनके जो फादर थे वो उस गुलामी में से जो है ना वो भागकर फरार हो गए थे। यानी जाहिर सी बात है रोजाना की बुनियाद पर जो लोग थे वो उस गुलामी से आज़ाद होने के लिए वहां से भागा करते थे। कुछ लोग पकड़े जाते थे, कुछ लोग भागने में कामयाब हो जाते थे। तो वॉशिंगटन के जो वालिद थे, जो फादर थे, वो भी वहां से भागने में फरार हो गए थे, सही है ना। और कहा जाता है कि सालों तक, यानी कि वॉशिंगटन के पैदा होने के भी कई सालों तक वॉशिंगटन ने कभी अपने फादर को जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, कभी देखा नहीं था, सही ना। तो कहा जा रहा है कि नॉर डिड ही एवर नो हिज फादर, इसे अपने वालिद का भी नहीं पता था कि इसका वालिद कौन था, उसकी शक्ल कैसी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी पैदाइश से पहले ही इसका फादर जो था वो जेल से भागने में कामयाब हो गया था, वालदा इसकी वहीं रह गई थी। When he was 9, अब आप अंदाजा कर लें जब वॉशिंगटन 9 साल का हो गया था, जिसको कहा जा रहा है बुकर एंड हिज फैमिली इन वर्जीनिया गेन्ड फ्रीडम अंडर द इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन कहते हैं लिबरेशन या फ्रीडम को, और प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट एज यूएस ट्रूप्स ऑक्यूपाइड देयर रीजन। कहा जा रहा है कि फिर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के अंदर दौर चेंज हुआ था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, सल्तनत चेंज हुई थी, और फिर जितने भी ब्लैक लोग थे उन सबको आज़ादी मिल गई थी ऑफिशियली तौर पर। तो कहा जाता है कि जो बुकर टी थे वो अपनी फैमिली के साथ जो है उनको आज़ादी मिली थी, और किस उसूल के तहत, इमेंसिपेशन यानी लिबरेशन यानी फ्रीडम, प्रोक्लेमेशन यानी अनाउंसमेंट एज यूएस ट्रूप्स, यानी कि फिर वहाँ पे अमेरिकन आए थे और फोर्सेज आई थी और है ना एक अच्छा निज़ाम आया था और वो जुल्म जबर का दौर ख़त्म हुआ था, सही ना। और इनके रीजन के अंदर जो है ना लोगों को आज़ादी मिली थी। तो उस आज़ादी के नतीजे में बुकर टी और उनकी जो फैमिली थी, जो उनके और दूसरे भाई बहन थे और उनकी वालदा थी, ये सारे लोग वहाँ से आज़ाद होने में कामयाब हुए थे। लेकिन फिर भी इन ब्लैक लोगों की हालत जो थी वो इंतहाई ख़राब थी, इंतहाई बदतरीन हालत में थे। ये लोग क्योंकि गुलाम समझा जाता था, इनको बड़ा इन्फीरियर, बड़ा कमतर, बड़ा बेकार समझा जाता था इस कौम को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या आफ्टर इमेंसिपेशन, यानी कि जब जेल से आज़ादियाँ मिली, जब लिबरेशन हुई, फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, जेन टुक हर फैमिली टू द फ्री स्टेट्स ऑफ वेस्ट वर्जीनिया टू जॉइन हर हस्बैंड वॉशिंगटन फर्गूसन। कहा जाता है, अच्छा अब सवाल ये सर, ये वॉशिंगटन फर्गूसन कौन है?
वॉशिंगटन बेसिकली जो कह लें बुकर टी था, इसके सेकंड फादर थे, यानी कि इसकी मदर ने जो है वो दूसरी शादी की थी, क्योंकि कहते थे पहला हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ भाग गया था। अब इन्हें पता भी नहीं था कि इनका शौहर जिंदा है, मर गया, कहाँ गया, किधर गया, किसी ने मार दिया, तो उन्हें पता ही नहीं था। बहरहाल तो कहा जा रहा है कि जो जेनी थी, जो इसकी बुकर टी की वालदा थी, वो अपने फैमिली को लेकर वो एक आज़ाद रियासत की तरफ चली गई थी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया थी, सही ना, टू जॉइन हर हस्बैंड वॉशिंगटन फर्गूसन। और इन्होंने एक दूसरे बंदे से शादी की हुई थी जिसका नाम था वॉशिंगटन फर्गूसन। ये उसके साथ जो है ना वो आबाद हो गई थी। हु हैड एस्केप्ड, अच्छा नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, ये थोड़ा हमने उल्टा बोल दिया। ये जो वॉशिंगटन फर्गूसन था, ये इनको मिल गया था काफी अरसे के बाद, यानी कि जो आफ्टर इमेंसिपेशन जेनी जो थी टुक हर फैमिली टू द फ्री स्टेट्स ऑफ वेस्ट वर्जीनिया। जब ये अपनी फैमिली को लेके आज़ाद रियासत गई थी, तो वहां पर इनकी मुलाकात वापस अपने हस्बैंड से हो गई थी। ये वही वाला हस्बैंड था जो इनका बुकर टी का ओरिजिनल फादर था, जो जेल में था। हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम स्लेवरी, जो कि उस गुलामी से भागने में कामयाब हो गया था, एस्केप में कामयाब हो गया था ड्यूरिंग द वॉर एंड सेटल्ड देयर। यानी जब जंग चल रही थी, मारामारी चल रही थी, सही है, सिविल वॉर चल रही थी, तो जो बुकर टी का ओरिजिनल फादर था, सही है ना, वो स्लेवरी से भागने में कामयाब हुआ था और वो जाके कहाँ पर सेटल हो गया था, वो वेस्ट वर्जीनिया में सेटल हो गया था। और फिर जब आज़ादी मिली और इसकी फैमिली को और ये सारे लोग भी वेस्ट वर्जीनिया आए, तो इनकी वापस मुलाकात हुई अपने यानी कि जेनी का असली शौहर, यानी कि जो हमारे बुकर टी थे उनके ओरिजिनल फादर से इनकी मुलाकात हुई, का नाम था वॉशिंगटन फर्गूसन। तो अब आप अंदाजा कर लें कि वॉशिंगटन फर्गूसन जो है वो इसका फादर था। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट है, अभी आगे चल के पता चलेगा हमारे को कि इसके नाम के अंदर जो ये टी का वर्ड है, यानी बुकर टी वॉशिंगटन। चले, वॉशिंगटन तो समझ में आ गया भाई, इसके फादर का नाम वॉशिंगटन था, वॉशिंगटन फर्गूसन था, तो इसलिए इसका नाम बुकर वॉशिंगटन तो समझ में आ गया। ये टी का जो वर्ड है, अच्छा टी से मुराद क्या है हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टी से मुराद है टैलिफ्रो या टालिया फेरो करके इसका नाम है, तालिया फेरो करके, बुकर टालिया फेरो वॉशिंगटन या टैलिया फेरो वॉशिंगटन इसका नाम है। तो अब ये टी की बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की हिस्ट्री है, वो भी आपको बताते हैं। तो लॉजिक क्या है भाई, इमेंसिपेशन हुआ यानी कि लिबरेशन हुआ, आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला। जेनी जो थी अपनी फैमिली को रहकर वेस्ट वर्जीनिया चली गई अपने हस्बैंड के पास, और इसका हस्बैंड वहाँ मिल गया था इसको, वॉशिंगटन फर्गूसन, और जो कि वहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ था। पहले जब ये जंग चल रही थी तो सेटल हो गए थे जाके वेस्ट वर्जीनिया में। द इलिटरेट बॉय बुकर बिगेन टू painstakingly teach himself to read and attend school for the first time। अच्छा, अब बुकर टी के बारे में कहा जाता है कि ये बेचारा था तो इलिटरेट से मुराद जाहिल था, क्योंकि पैदा ही गुलामी में हुआ, 9 साल की उम्र में तो इसको आज़ादी मिली, और जाहिर जब ये जेल में था, गुलामी में था, तो इसको तो कोई तालीम वालीम का सिलसिला था ही नहीं, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो लिखा हुआ द इलिटरेट बॉय बुकर बिगेन टू पेनस्टेकिंग, यानी बड़ा तकलीफों से गुजरता हुआ, इसने बड़ी मुश्किलात से गुजरते हुए अपने आप को खुद पढ़ाना शुरू करा। देखो लिखा हुआ टीच हिमसेल्फ टू रीड, यानी इसने खुद पढ़ना सीखा, एंड अटेंडेड स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो गांव देहातों के अंदर जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज होते हैं, बिल्कुल थके हुए स्कूल होते हैं, टूटे फूटे, जहाँ कोई ना पढ़ाने वाला ना कुछ, वहां ये जाया करता था पढ़ने के लिए, इसने कोशिश की पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर, यानी इसकी जिंदगी के जो इब्तिदाई साल थे, वॉशिंगटन वॉज नोन सिंपली एज बुकर। शुरू में तो वॉशिंगटन का नाम सिर्फ बुकर था, यानी ये बुकर के बाद जो टी और वॉशिंगटन है ये नहीं था। देखो लिखा हुआ विद नो मिडिल और सर नेम, ना इसका पहले कोई मिडिल नेम था ना कोई सर नेम था, सिर्फ इसका नाम था बुकर। इन द प्रैक्टिस ऑफ द टाइम, वक्त के साथ साथ इसका नाम सिर्फ बुकर था, यानी कि ना इसके नाम में कोई मिडिल नेम था, यानी टी का वर्ड भी नहीं था, जो कोई सर नेम भी नहीं था, वॉशिंगटन भी कोई नाम नहीं था, बुकर भी नहीं, मतलब सिर्फ बुकर से जानते थे इसको। हिज मदर, और फिर लिखा हुआ हर रिलेटिव्स एंड हिज सिबलिंग्स स्ट्रगल्ड विद द डिमांड्स ऑफ स्लेवरी। और आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कह लो कि एफर्ट मुशक्कत की, वो लिखा हुआ हिज मदर, इसकी वालदा ने, बुकर टी की वालदा ने, इसके जो रिलेटिव्स थे, जो इसके सिबलिंग्स थे, भाई बहन वगैरह, जो स्ट्रगल विद द डिमांड्स ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी में इन्होंने बड़ा टफ दौर गुजारा, और उसके बाद फिर ये आगे निकले और फिर इन्होंने अपनी जिंदगी को बैलेंस करना शुरू किया। अब होता क्या है, एट स्कूल
जब बुकर टी अपने वही थके हुए गांव देहात के बिल्कुल बेकार बैकवर्ड इलाकों में रहते हुए बैकवर्ड स्कूल में जाना शुरू हुआ, तो लिखा हुआ बुकर वॉज आस्क्ड फॉर अ सरनेम फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जब बुकर टी का एडमिशन का वक्त आया, ये वो बात बता रहा हूँ आपको जो बिल्कुल बचपन की इब्तिदाई दौर की बात है, जब ये अपने ही गांव के अंदर बैकवर्ड एरियाज के अंदर रहता था, और वो जो गांव के थके हुए टूटे फूटे स्कूल होते हैं वहां ये पहली बार जब ये एडमिशन लेने गया, तो लिखा हुआ है इससे पूछा गया सरनेम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करनी थी तो सरनेम बताओ, फादर का नेम बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो लिखा हुआ ही टुक द फैमिली नेम ऑफ वॉशिंगटन। तो वहां पर जब इससे पूछा गया तो फिर इसने अपनी फैमिली का नेम वॉशिंगटन लगवाया आफ्टर हिज स्टेप फादर। स्टिल लेटर ही लर्न फ्रॉम हिज मदर दैट शी हैड ओरिजिनली गिवन हिम द नेम बुकर टैलिफ्रो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। कहा यह जा रहा है कि बाद में इसकी वालदा ने इसको बताया कि जब ये पैदा हुआ था तो इसकी वालदा ने इसका पूरा नाम रखा था बुकर टैलिफ्रो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बट हिज सेकेंड नेम वॉज नॉट यूज बाय द मास्टर। लेकिन आप ही जानते हैं क्योंकि नाम बड़ा होने की वजह से जो भी इसका हुक्मरान था उस टाइम, जो मास्टर था, जिनके जो गुलाम थे, वो टैलिफ्रो का वर्ड वो नहीं लगाता, सिर्फ बुकर कहता था। तो कह रहे हैं कि फिर जब इसको बाद में पता चला कि यार फैमिली नेम तो मेरा वॉशिंगटन है, लेकिन मेरी वालदा ने मेरी बर्थ के वक्त मेरा नाम रखा था बुकर टैलिफ्रो, तो फिर इसने क्या करा, अपॉन लर्निंग ऑफ हिज ओरिजिनल नेम, जब इसको पता चला कि मेरा ओरिजिनल नेम क्या था, वॉशिंगटन इमीडिएटली रीअडॉप्टेड इट एज हिज ओन। तो इसने दोबारा से अपने नाम को अडॉप्ट किया एंड बिकेम नोन एज बुकर टैलिफ्रो वॉशिंगटन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और इसने अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपना नाम फिक्स कर लिया बुकर टैलिफ्रो वॉशिंगटन, जिसको शॉर्टली कहा जाता है बुकर टी वॉशिंगटन। तो ये इसके नाम की और इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड है स्लेवरी का, ठीक है ना। अब हम आते हैं बिल्कुल मेन पॉइंट के ऊपर, जो हमारा लेसन बेसिकली क्या है, थोड़ी सी और छोटी सी बात है। वॉशिंगटन वर्कड इन सॉल्ट फर्नेसेस। अच्छा, अब हुआ क्या, जब 9 साल का था फिर तालीम के लिए गया बेचारा, कोशिश करी टूटे फूटे स्कूलों के अंदर, और फिर उसके बाद इसने, जाहिर सी बात है, गरीब थे, गुर्बत है, शदीद गुर्बत थी इनके अंदर, गुलामी से निकल के आए थे, खाने को नहीं था, रहने को नहीं था। तो कहा जाता है वॉशिंगटन ने अपने बचपन में, यानी चंद सालों का था ये, यानी 10 साल का होगा था, 10-11 साल का, तो कह रहे वॉशिंगटन वर्कड इन सॉल्ट फर्नेसेस, यानी कि नमक के जो वो होते हैं फर्नेस होते हैं, भट्टियां होती हैं, वहां पर ये काम करता था। एंड कोल माइंस, और जो कोयले की कान होती थी इन वेस्ट वर्जीनिया, वहां पे ये काम करता था फॉर सेवरल ईयर्स टू अर्न मनी, यानी कई सालों तक ये कोयले की कान में और है ना नमक की चट्टान के अंदर, फर्नेसेस भट्टियों के अंदर ये काम करता रहा। ही मेड हिज वे ईस्ट टू हैम्पटन इंस्टीट्यूट, और फिर कहा जाता है कि जब ये कह लें कि कोल माइन में काम करता था, तो वहां से इसे एक कॉन्सेप्ट मिला किस चीज का, हैम्पटन इंस्टीट्यूट का। अब ये हैम्पटन इंस्टीट्यूट हमारे चैप्टर के अंदर जिक्र आएगा, अभी तो हम सिर्फ बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं वॉशिंगटन टी बुकर टी वॉशिंगटन का। तो हैम्पटन इंस्टीट्यूट पे हमारा ये पूरा चैप्टर है, इसको भी हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं स्कूल एस्टैब्लिश इन वर्जीनिया टू एजुकेट फ्रीडमैन and their descendants, where he also worked to pay for his studies. He later attended Wayland Seminary in Washington DC in 1878. कहा यह जा रहा है कि जब, यानी अब ये चैप्टर का आगाज कहाँ से होता है कि जब ये कोल माइन में काम करता था तो वहाँ इसे पता चला था हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में। ये बेसिकली एक स्कूल था जो कि वर्जीनिया में कायम किया गया था, और इसको क्यों कायम किया गया था इस स्कूल को, हैम्पटन इंस्टीट्यूट को, टू एजुकेट फ्रीडमैन, उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि गुलामी से आज़ाद होकर आए थे, यानी खास तौर पर ब्लैक लोगों के लिए बनाया गया था, गरीब लोगों के लिए, गुलाम लोगों के लिए बनाया गया था, जो अभी अभी आज़ाद होकर आए थे, जिनको तालीम का अलिफ भी नहीं पता था। एंड देयर डिसेंडेंट्स, और जो बिल्कुल ठुकराए हुए लोग थे, बर्बाद हुए हुए लोग थे, वेयर ही ऑल्सो वर्क टू पे फॉर हिज स्टडीज। और कहा जा रहा है कि ये ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया था इन्होंने कि अगर किसी के पास फीस पे करने के लिए नहीं है तो उनके लिए वहां पर उन्होंने डिफरेंट काम रखे हुए थे कि वहां पर वो अपनी फीस के बराबर मेहनत करें, और उस मेहनत के अंदर उनकी फीस जो है वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ही लेटर अटेंडेड वेलैंड सेमिनरी इन वॉशिंगटन, बाद में फिर इसने बड़े बड़े कारनामे किए, वेलैंड सेमिनरी अटेंड की और डीसी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये रहा 1878 के अंदर। बहरहाल तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट। अब ये पूरी वो कहानी है
कि कोल माइन में रहते हुए इसे कैसे पता चला हैम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में, और फिर इसने हैम्पटन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, क्या क्या मुश्किलात से गुजरा, किस किस तरीके से ही वहां तक पहुंचा। ये पूरा सफर जो है, ये पूरा सफरनामा जो है, अब वो इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, कह रहे वन डे, एक दफा का जिक्र है, एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, जब वॉशिंगटन जो ये बुकर टी वॉशिंगटन था, ये कोल माइन में काम कर रहा था, हैपन टू ओवर हियर, तो इत्तेफाकन इसके कानों में आवाज आई, इसने सुना, टू माइनर्स टॉकिंग, दो कानकुन जो हैं, जो कोयले के कान में काम करने वाले माइनर्स थे, जो कोयला निकालने वाले जो दो लोग थे, कह रहे हैं कि वो बातें कर रहे थे क्या, अबाउट अ ग्रेट स्कूल, के एक बड़ा जबरदस्त स्कूल खुला है फॉर कलर्ड पीपल। फॉर कलर्ड पीपल से मुराद जहां पर काले सिया फार्म लोगों को तालीम दी जाएगी, समवेयर इन वर्जीनिया। और वो कानकुन बातें कर रहे थे कि वो स्कूल कहीं वर्जीनिया में खुला है, यानी कि एग्जैक्टली लोकेशन भी डिस्कस नहीं हुई, लेकिन ये इन दो बंदों की बातें बुकर टी वॉशिंगटन ने सुनी। This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious. यानी बुकर टी लिखता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना एक ऐसे स्कूल और कॉलेज के बारे में that was more pretentious than the little colored school in our town। यानी कहता है कि जहां हम छोटे छोटे टाउन में रहते थे, वहां जो छोटे छोटे थके हुए स्कूल थे क्लास 4 और 5 तक, यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल थे, जहां पर कोई तालीम का निज़ाम नहीं था। कहते हैं मैंने पहली बार सुना कि वर्जीनिया में एक ऐसा स्कूल खोला गया है जो कि बड़ा बेहतरीन, बहुत आला तालीम वाला स्कूल है, जहां पर हम जैसे गुलामों को, ब्लैक लोगों को, सिया फार्म लोगों को एडमिशन मिल रहा है, सही है ना। तो कहते हैं ये मेरे लिए बड़ी प्रिटेंशियस बात थी, यानी मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने बड़ा इरादा किया कि मुझे स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है। इन द डार्कनेस ऑफ द माइन, अब जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा कोल माइन कैसा होता है, कोयला ही कोयला होता है, चारों तरफ मिट्टी धूल है ना, डार्कनेस होती है। आई नॉइजलेसली क्रेप्ट एज क्लोज एज आई कुड टू द टू मैन, और कहता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते इन दो बंदों के करीब आया, इनकी बातें और गौर सुनने के लिए। हु वर टॉकिंग, जो ये बातें कर रहे थे उस बेहतरीन स्कूल के बारे में। I heard one tell the other that not only was the school established for the members of any race, कहते हैं ना कि मैंने सिर्फ इतना सुना कि वो दो बंदे बात कर रहे थे कि ये स्कूल इस्टेब्लिश किया गया उन लोगों के लिए, उन नस्ल के लोगों के लिए जो कि ब्लैक लोग होते हैं, but the opportunity that is provided by which poor, बल्कि ये वो स्कूल थे जहां पर गरीबों के लिए भी जो है ना अपॉर्चुनिटी रखी गई थी, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। But worthy students could work out all or a part of the cost of a board। यानी इसमें ऑप्शंस क्या थे कि पहली बात तो ये गोरे लोगों का स्कूल नहीं था, यहाँ पे ब्लैक लोगों को, यानी ब्लैक नस्ल के लोगों को भी एडमिशन मिल जाता। प्लस ये अमीरों के लिए नहीं था, बल्कि गरीबों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। और फिर वर्दी स्टूडेंट कुड वर्क, जो बेहतरीन तालिब इल्म है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं है, तो वो वहां रहकर काम कर सकते हैं, सही है ना, और अपनी फीस अदा कर सकते हैं, अपनी कीमत निकाल सकते हैं, अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं अपनी तालीम की वहां पे काम करके। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और ये वो स्कूल था जहां पर ये पढ़ भी सकते हैं, अपनी फीस पे करने के लिए डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। इस स्कूल के अंदर ऐसे लोगों को डिफरेंट ट्रेड और इंडस्ट्रीज भी सिखाई जाएंगी। तो एक बहुत जबरदस्त किस्म की ये एडवांटेज था, किसके लिए, डिस्ट्रैक्टेड लोगों के लिए, या भटके हुए लोगों के लिए, या गुलाम लोगों के लिए, सही है। तो बुकर टी लिखते हैं, आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने फौरन ही फैसला कर लिया कि मुझे इस स्कूल में जाना है, कुछ भी करके मुझे स्कूल में पहुंचना है। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, बुकर टी लिखते हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि ये स्कूल है कहाँ पे, और हाउ मेनी माइल्स अवे, मेरे घर से कितने माइल्स के फासले पर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं वहां पहुंचूंगा कैसे। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, बस मुझे इतना याद पड़ता है कि जब मैंने बस वो स्कूल का सुना था तो मेरे दिलो दिमाग के अंदर एक मुसलसल आग जली हुई थी, विद वन एम्बिशन, और एक ही मेरा नजरिया, एक ही एम्बिशन, एक ही एम था मेरा, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन। और मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं कैसे भी करके कहाँ पहुंच जाऊं, मैं हैम्पटन पहुंच जाऊं। दिस थॉट वॉज विद मी डे एंड नाइट, और बस यही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में होता था कि मैं किस तरीके से उस हैम्पटन इंस्टीट्यूट की तरफ पहुंच जाऊं वर्जीनिया में। फिर लिखा हुआ, आफ्टर हियरिंग ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट
हैम्पटन इंस्टीट्यूट के सुनने के बाद, उसके बारे में सुनने के बाद, आई कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स लॉन्गर इन द कोल माइन। कहता है फिर भी मैं कुछ महीनों तक तो वहीं पे कोल माइन में काम करता रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना ये पता कि हैम्पटन स्कूल है कहाँ पर, लोकेशन नहीं पता, कितना फासला है, कैसे पहुंचना, कुछ नहीं पता। लेकिन कहता है कुछ दिनों तक मैं सोचता रहता हूँ और कोल माइन में ही काम करता रहा। While at work there, जब मैं वहां कोल माइन में काम करता था, I heard of a vacant position in the household of General Lewis Rufner। तो वहीं पर कोल माइन में रहते हुए मुझे खबर सुनने को मिली, मैंने सुना कि एक जनरल लीविस रूफनर नामी शख्स हैं जिनके घर में एक हाउस होल्ड की पोजीशन वैकेंट है। हाउस होल्ड से मुराद घरेलू खादिम की, यानी जो नौकर होते हैं, जो सफाई सुथराई काम करते हैं घर के अंदर। तो कहते हैं मैंने सुना कि मिस्टर जनरल लीविस रूफनर के घर में एक पोजीशन वैकेंट है, किसकी? हाउस होल्ड की, यानी कि वो नहीं होते जो हाउस कीपिंग वाले जो लोग होते हैं, सफाई करना, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा, सही घर साफ सुथरा करना। अच्छा, ये जनरल लीविस रूफनर कौन है? अभी जो बुकर टी जिस कोल माइन में काम करते हैं, उस कोल माइन का और उस जो कह लें कि सॉल्ट कह लें फर्नेस का जो मालिक था, वो यही जनरल लीविस रूफनर थे। तो कहा जा रहा है द ओनर ऑफ द सॉल्ट फर्नेस एंड द कोल माइन, यानी कोल माइन और सॉल्ट फर्नेस का जो मालिक था वो भी ये जनरल लीविस रूफनर था। तो फिर हुआ क्या? इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस वियोला रूफनर। द वाइफ ऑफ जनरल रूफनर वॉज ए यंकी वुमेन फ्रॉम वर्मोंट। अच्छा, यंकी वुमेन किसे कहते हैं? ये बहुत ही खपती औरत थी, सही है ना। और इसका ताल्लुक जो था वो कह लें कि आप, हाँ जी, यंकी से मुराद बेसिकली क्या है, देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, एन इनहेबिटेंट ऑफ द न्यू इंग्लैंड। देखिए लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ एन इनहेबिटेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड और वन ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट, यानी यंकी लोग उनको कहा जाता था जो कि न्यू इंग्लैंड के रहने वाले थे या नॉर्दर्न स्टेट्स के रहने वाले जो लोग थे उनको यंकी कहा जाता है, सही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जनरल रूफनर की जो वाइफ थी मिसेस वियोला रूफनर, ये बेसिकली एक यंकी वुमेन थी। यंकी वुमेन से मुराद क्या होता है? एक ऐसी बंदी जो कि कहाँ रहने वाली थी, जिसका ताल्लुक कह लें कि न्यू इंग्लैंड या वन ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट से इसका ताल्लुक था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या? कह रहे मिसेस रूफनर हैड अ रेपुटेशन ऑल थ्रू द विसिनिटी फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद हर सर्वेंट्स। अच्छा, मिसेस रूफनर, अच्छा देखिए, अब ये देखिए मिसेस रूफनर का इसमें किरदार बड़ा अहम है, और बुकर टी का और मिसेस रूफनर का जो किरदार है ना, ये यहाँ से थोड़ा कनेक्शन है इसके अंदर ना। और ये कनेक्शन अभी तो आपको शायद थोड़ा इतना वाज़ेह क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन एट द एंड आपको इस कनेक्शन का ओरिजिनल मतलब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल क्या है, मिसेस रूफनर के बारे में कहा जाता है इनकी रेपुटेशन दुनिया में बड़ी मशहूर है, जो इनके इलाके में मशहूर है। वो क्या है कि ये बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं अपने कह लें कि सर्वेंट्स के साथ, यानी कि ये बड़ी स्ट्रिक्ट खातून है और अपने मुलाजमीन के साथ बड़ा सख्ती से पेश आती हैं। और किस सेंस में सख्ती है? एंड स्पेशली विद द बॉयज हु ट्राई टू सर्व हर, यानी कि इनके घर में जितने भी बंदे काम करने आते हैं, ये उनके साथ बड़ा सख्ती से पेश आती हैं। और क्यों सख्ती से पेश आती है? किस किस्म की सख्ती? इनका काम करने का अंदाज बड़ा डिफरेंट है। ये कहती हैं कि मैं जैसा चाहती हूं मेरे घर की सफाई वैसी होनी चाहिए। और देखें लिखा हुआ भी है, फ्यू ऑफ देम रिमेन्ड विद हर मोर देन 2 or 3 वीक्स। इनकी सख्तियों की वजह से कहा जाता है इनके जो मुलाजमीन हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्तों से ज्यादा इनके यहाँ मुलाजमत पर नहीं ठहरते थे और नौकरी छोड़ के भाग जाया करते थे। तो लिखा हुआ दे ऑल लेफ्ट विद द सेम एक्सक्यूज, और वो सारे क्या कह के जाते थे कि शी वाज टू स्ट्रिक्ट, कि नहीं भाई नहीं, ये तो बहुत जो है ना सख्त औरत है, और ये तो जो है ना एक लम्हे के लिए सुकून नहीं लेने देती, और है ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, इतना काम करवाती है ये, सही है ना, और इसके नखरे नहीं मिलते। तो हर कोई ये कहकर इसको छोड़ के चला जाता था। तो कह रहे आई डिसाइडेड, बुकर टी कहते हैं मैंने भी सुना, और मैंने सुना कि यार ये तो बड़ी सख्त औरत है, ये तो जो है ना लहू पी जाएगी हमारा। लेकिन बहरहाल आई डिसाइडेड हाउ एवर दैट आई वुड रादर ट्राई मिसेस रूफनर्स हाउस देन रिमेन इन द कोल माइन। मैंने बोला कि यार अब मैं क्या करूं, कोल माइन में रहूंगा तो जिंदगी भर गुजर जाएगी, पैसे जमा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दैट सी बात है कोल माइनिंग के अंदर इतने पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन अब ये मिसेस रूफनर घर पे खादिम के तौर पर नौकरी करें तो उसकी थोड़ी तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा थी। तो कह रहे एंड सो माई मदर अप्लाइड टू हर फॉर द वैकेंट पोजीशन। तो मेरी वालदा ने मेरी तरफ से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया मिसेस रूफनर के यहाँ नौकरी पर।
आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, और मुझे नौकरी मिली कितने डॉलर्स की? $5 पर मंथ की जॉब मिल गई मुझे मिसेस रूफनर के घर पर। आई हैड हर्ड सो मच अबाउट मिसेस रूफनर सीविरिटी। सीविरिटी से मुराद मुझे उनकी शदीद सख्ती के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था। दैट आई वॉज ऑलमोस्ट अफ्रेड टू सी हर, और मैं उनसे मिलने जाने से पहले ही घबरा रहा था कि यार इतनी सख्त औरत है। एंड ट्रेम्बल्ड, मैं लिटरली कांप रहा था व्हेन आई वेंट इनटू हर प्रेजेंस, जब मैं उसके सामने गया और मेरे सामने बंदी आई तो मुझे डर लग रहा था उससे। आई हैड नॉट लिव्ड विद हर मैनी वीक्स, ये बात भी सच है, मैंने भी उसके घर पे ज्यादा अरसे नौकरी नहीं करी, थोड़े ही अरसे नौकरी करी मैंने। However, before I began to understand her, बजाय इसके कह रहे हैं before I began to understand her, यानी जब तक मैं उसको समझा नहीं था तो मैं उससे डरता भी था, और जो है ना मुझे उससे खौफ भी आता था और नफरत भी होती थी, लेकिन कब तक? जब तक मैं उसको समझा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं समझता गया, I soon began to learn that, आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सीखता चला गया, समझता चला गया। First of all, she wanted everything kept clean about her, उस बंदी की कोई बुराई नहीं थी, बल्कि जाहिर सी बात देखो ना भाई, आपको अगर हायर किया जा रहा है घर की सफाई के लिए तो वो बंदी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही है कि आप अच्छा काम करो, आप सही काम करो। तो उसके बारे में सबसे पहली चीज क्या जो मैंने सीखी, बुगर्टी कह रहा है जो मैंने सीखी, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वांटेड एवरीथिंग केप्ट क्लीन अबाउट हर, वो चाहती थी उसके चारों तरफ एकदम नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। दैट शी वांटेड थिंग्स डन प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमैटिकली, और वो चाहती थी काम सलीके से सिस्टमैटिकली तरीके से होना चाहिए। एंड दैट एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग, और वो कहती थी कि जब आप सफाई करें तो हर चीज के नीचे से सफाई करें। ऐसा नहीं कि अगर आप बेड रखा हुआ है तो बेड के नीचे से आपने सफाई कर ली, लेकिन उसके पाए को उठाकर सफाई करें, सही है ना, उसकी स्टिक्स को उठाकर सफाई करें। She wanted absolute honesty and frankness, और उसकी बिल्कुल डिमांड जायज थी, वो चाहती थी बिल्कुल ईमानदारी से काम किया जाए और सलीके से काम किया जाए। Nothing must be solvent और slipshod, और वो कहती थी एक रत्ती बराबर, एक जर्रे बराबर भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। Every door, every fence must be kept in repair, कहती थी कोई दरवाजा अगर हल्का सा झड़ा हुआ है, टूटा हुआ है तो उसको आप रिपेयर करें, कोई खिड़की हिली हुई है उसको सही करें, कहीं कोई मिट्टी है, कोई डस्ट है, चीजों को वो कहती थी उठा कर आप जो है ना सफाई करें। मतलब उसकी डिमांड अपने तौर पे जायज थी। आई कैन नॉट नाउ रिकॉल हाउ लॉन्ग आई लिव्ड विद मिसेस रूफनर बिफोर गोइंग टू हैम्पटन, कहता मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कितने जमाने तक या कितने अरसे तक या कितने हफ्तों तक या कितने महीनों तक मिसेस रूफनर घर पे रहा हैम्पटन जाने से पहले, लेकिन कहता बहरहाल जो भी वक्त था, बट आई थिंक इट मस्ट हैव बीन अ ईयर एंड अ हाफ, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद मैंने 1.5 साल उसके घर पे काम किया होगा। वो लिखा हुआ भी है, इट मस्ट हैव बीन अ ईयर एंड अ हाफ, यानी शायद 1 साल और शायद कह रहे तकरीबन 1.5 साल मैंने काम किया होगा। फिर लिखा हुआ है एट एनी रेट आई हियर रिपीट व्हाट आई हैव सेड मोर देन वंस बिफोर, और कहते हैं एट एनी रेट मतलब कह लें जो भी हो, आई हियर रिपीट व्हाट आई हैव सेड, मैं वही लफ्ज रिपीट करता हूं जो मैं पहले कहा करता था, मोर देन वंस बिफोर, जो मैं एक बार पहले भी कहा करता था, दैट द लेसन्स दैट आई लर्नड इन द होम ऑफ मिसेस रूफनर वाज एज वैल्यूएबल टू मी एज एनी एजुकेशन आई हैव एवर गॉटन एनीवेयर एल्स। कहता है मैं हमेशा उस बात को पहले भी रिपीट करता था और आज भी रिपीट करता हूं और मैं दोबारा आपके सामने बयान करूंगा। कहता है कि मिसेस रूफनर के घर पर जितने अरसे मैंने काम किया उनके अंडर सुपरविजन, सही है ना, उनकी कह लें कि उनके अंडर कमांड जितना ही मैंने अरसे काम किया, कहते हैं कि मैंने एक बात सीखी मिसेस रूफनर के घर पर रहकर, और कहते हैं वो बात जो थी ना, वर्ड एज वैल्यूएबल टू मी एज एनी एजुकेशन, कहता है मैंने मिसेस रूफनर के घर पे जो तालीम जो मुझे मिसेस रूफनर के घर पे मिली, आई हैव एवर गॉटन एनीवेयर एल्स, कहता है वो तालीम मुझे जिंदगी में किसी के यहाँ नहीं मिली। क्योंकि आप जानते हैं कि हीरे को तराशा जितना जाएगा वो उतना ही जो है ना बेहतरीन जो है ना वो साबित होगा, उतना ग्लो करेगा। ऐसे ही जिंदगी के अंदर आपको जितना ज्यादा कह लें कि हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, आप उतने बेहतरीन, उतने मजबूत, उतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो कह लें बुकर टी वॉशिंगटन भी कहता है मैं हमेशा इस बात को रिपीट करता हूँ। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने मिसेस रूफनर घर पे जो सबक सीखा, मेरी जिंदगी का जो पहला सबक था मिसेस रूफनर घर पे, जो मैंने तालीम हासिल करी, तालीम से मुराद जो मैंने उस घर पे नौकरी करी, जो मैंने उसकी स्ट्रिक्टनेस में नौकरी करी, कहते मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वो एजुकेशन थी, और कहता है ऐसी एजुकेशन मुझे कभी नहीं मिली।
Even to this day, I never see bits of paper scattered around a house or in the street that I do not want to pick them up at once. और कहता है कि आज भी इवन टू दिस डे आई नेवर सी बिट्स ऑफ पेपर, मैंने एक कागज का टुकड़ा भी जो है स्कैटर्ड अराउंड अ हाउस यानी घर के आसपास भी उड़ते हुए नहीं देखा, और इन द स्ट्रीट गली में, दैट आई डू नॉट वांट टू पिक देम अप एट वंस। यानी वो खुद भी इतनी साफ सुथरी औरत थी कि वो अपने घर, अपने अतराफ, अपनी गली तक को इतना नीट क्लीन रखवाती थी। कहता है कि शायद ही मैंने कभी उसी गली में से एक जर्रे बराबर का कोई रैपर भी उठाया। I never see a filthy yard that I do not want to clean it. और कहता है I never see a filthy yard. मैंने उसे घर में कभी कोई कार कबाड़ा नहीं देखा that I do not want to clean it. कि जो कहते हैं मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने सफाई ना की हो। फिर लिखा हुआ है a paling off of a fence that I do not want to put it on. और कहता है कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसको मैं खोलकर साफ नहीं कर। कहता है कि पहली चीजें इतनी साफ थी कि अगर मैं उनको 10 बार भी साफ करने को दिया जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं था कि वो पहले ही इतनी साफ हुआ करती थी। एन अनपेंटेड और अनवाइट वॉश्ड हाउस दैट आई डू नॉट वांट टू पेंट और वाइट वॉश इट। कहते हैं कि ना उसने कभी मुझसे ऐसा कहा कि उसने कोई मुझसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कराए हो कि अनवाइट वॉश हाउस को उसने बोला हो कि आप जो है ना दोबारा वाइट वॉश करें। कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और अ बॉटम ऑफ वंस क्लोथ्स or a grease spot on them or on a floor that I do not want to call attention to it. यानी कहता है कि मैंने उस बंदी को कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया, मैंने कभी कोई काम छोड़ा ही नहीं। कहता है मैंने फर्श साफ करे, और कहते हैं कि मैंने ना हर चीज को उठाकर साफ किया, दरवाजे आगे पीछे ऊपर नीचे लॉग इधर उधर, मतलब कहता है कि मैंने एक एक कोना उसके डर से मैं साफ किया करता था। और कहते हैं लेकिन वो जो मेरी मेहनत थी, वो जो उसकी सख्ती थी, उसकी वजह से जो मैंने मेहनत करी, कहते हैं वो सारी जिंदगी मेरे काम कब आई, बिल्कुल आखिर में काम आई। और कहता है ऐसा सबक जो मैंने मिसेस रूफनर घर पे सीखा मुझे जिंदगी में कहीं सीखने को नहीं मिला। फिर क्या होता है भाई, फ्रॉम फियरिंग मिसेस रूफनर आई सून लर्न टू लुक अपॉन हर एज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। और कहते हैं फ्रॉम फियरिंग, पहले तो मैं उससे डरा करता था, लेकिन डरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसने मुझे समझा, मैंने उसे समझा, तो कह रहे मिसेस रूफनर आई सून लर्न टू लुक अपॉन हर। कहते हैं कि आई सून लर्न, मुझे ऐसा लगने लगा, टू लुक अपॉन हर। टू लुक अपॉन हर से मुराद क्या है, अब वो मेरे ऊपर मेहरबानी करती थी एज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और शायद अब वो मेरी बेहतरीन दोस्त बन गई थी। व्हेन शी फाउंड दैट शी कुड ट्रस्ट मी, जब उनको ऐसा लगा, शी कुड ट्रस्ट मी, कि उन्हें मुझ पर भरोसा हो गया है, यानी कि मिसेस रूफनर को बुकर टी पर भरोसा हो गया है। शी डिड सो इम्प्लिसिटी, तो फिर वो क्या होने लगी, वो मुझ पर थोड़ा मेहरबान होने लगी। ड्यूरिंग द 1 or 2 winters that I was with her, she gave me an opportunity to go to school for an hour in the day during a portion of the winter months. यानी कहता है कि जब तकरीबन मैंने 1 या 2 विंटर उनके साथ गुजारे, उनके घर में गुजारे, ठीक है ना, तो कहता है कि मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, मैंने मतलब उन्होंने उनका शौक देखा कि मुझे पढ़ने का शौक है, तो वो मुझे बाकायदा मौका दिया करती थी टू गो टू स्कूल फॉर एन आवर। वो मुझे बाकायदा कहा करती थी कि तुम 1 घंटे जो है ना वो स्कूल जाया करो इन डे ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ द विंटर मंथ। यानी जितने भी सर्दियों का अरसा रहा, काम थोड़ा बहुत कम होता था, तो कहती हैं जैसे उनको महसूस हुआ कि मुझे पढ़ने का शौक है, तो वो मुझे बाकायदा दिन में रोजाना 1 घंटा दिया करती थी मुझे स्कूल जाने के लिए। बट मोस्ट ऑफ माई स्टडिंग वॉज डन एट नाइट, लेकिन ज्यादातर जो स्टडी थी मैं अपनी खुद घर में बैठ के शाम में करता था। समटाइम्स अलोन, कुछ दफा ऐसा होता था मैं खुद ही अपनी स्टडी करता था। समटाइम्स अंडर समवन whom I could hire to teach me, यानी कह रहे हैं कभी कभार ऐसा था कि मैं कह लें कि एक टीचर हायर किया हुआ था, वो मुझे आकर पढ़ाया करता था। Mrs. Rufner always encouraged and sympathized with me in all my efforts to get an education. Mrs. Rufner मुझे बड़ा encourage करती थी, बड़ा sympathize करती थी, बड़ा हमदर्दी दिखाती थी मेरे साथ, और वो मेरी efforts को बड़ा कह लें कि सराहा करती थी, और to get an education, कि जो मैं पढ़ना चाहता था। It was while living with her that I began to get together my first library. और कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ रहा करता था मिसेस रूफनर के यहाँ, I began to get, तो मैंने अपनी पहली लाइब्रेरी जो है ना वो बनाना शुरू कर दी थी। आई सिक्योर्ड अ ड्राई गुड्स बॉक्स, तो मैंने क्या करा था, एक ड्राई गुड्स बॉक्स, मैंने एक सूखा हुआ चीज़ों का डब्बा जो था वो अलग कर लिया था।
नॉक्ड आउट वन साइड ऑफ इट, और कहते हैं एक तरफ से उसको मैंने नॉक्ड आउट से मुराद किया, एक तरफ से मैंने बंद कर दिया था, उसकी तरफ से खुला हुआ था। पुट सम शेल्व्स इन इट, उसे मैंने कुछ खाने बना लिए थे। एंड बिगेन पुटिंग इनटू इट एवरी काइंड ऑफ बुक्स दैट आई कुड गेट माई हैंड्स अपॉन, जो भी किताब मेरे हाथ लगती थी मैं उस डब्बे के अंदर रखना शुरू कर दिया था। एंड कॉल्ड इट माई लाइब्रेरी, और उसे मैंने पहली बार अपनी लाइब्रेरी कहना शुरू करा, और मैंने पहली लाइब्रेरी बनाना शुरू करी थी।